अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ दिनों के गैप के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना लेक्चर नंबर 20। और लेक्चर नंबर 20 जो है हमारा वो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सेकेंड ईयर एफएससी फ़िज़िक्स में आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर के एंड की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और जो कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर का जो है वो लास्ट है। ओवरऑल कैपेसिटर जो है जब आ जाता है, जब हम कैपेसिटर को स्टडी करते हैं तो वी आर इन द सेंस कि अब ये हमारा चैप्टर जो है वो अब क्लोज़ होगा, वो अब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कैपेसिटर वाले टॉपिक को अच्छी तरह से समझें, अंडरस्टैंड करें, नोट्स बनाएं और इसमें ना समझ आने वाली बातों को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर उस पर बात करेंगे बाद में। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर से। तो बात करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, a capacitor is a device, a capacitor is a device that is used to store energy, right? A capacitor is a device that is used to store energy. अब इसमें समटाइम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख लेते हैं। अगर इसको लिखना हो आप लोग नोट कर लें, आप लोग भी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। द टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैपेसिटर स्टोर्स एक्चुअली इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो है समटाइम्स इसकी जगह एक और वर्ड भी यूज़ हो जाता है और वो वर्ड है चार्ज। कुछ बुक्स में यूँ भी लिखा होगा, इसकी जगह चार्ज का वर्ड भी यूज़ हो जाता है। तो ये भी लिख लेते हैं कि अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वटेवर, इस तरह से। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, अगर कोई आपसे पूछता है कि कैपेसिटर क्या है तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है जिसको इस तरह से बनाया गया है, जिसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो। और वो एनर्जी स्टोर होती है एक्चुअली ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ चार्ज। वो भी हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये बात जो है इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसकी जो डेफिनेशन है इसको नोट कर लें। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, जो कैपेसिटर जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप के जो है वो कैपेसिटर्स बन सकते हैं। टाइप के जब मैं बात करता हूँ टाइप की, तो इट डज़ नॉट मीन्स कि इसकी जो फंक्शन है या इसका जो प्रिंसिपल है वो डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, उस सेंस में नहीं। मतलब कि अगर कोई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है तो वो एनर्जी ही स्टोर करेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि कोई कैपेसिटर जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इट इज़ इन द सेंस के उस कैपेसिटर की जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो मैकेनिक्स है, उसकी जो अरेंजमेंट है या उसको जो बनाने का तरीक़ाकार है या उसकी जो शेप है किसी हद तक वो डिफरेंट है। तो अपनी शेप और कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो है वो इसको डिफरेंट तरह से बनाया जा सकता है। इस डिफरेंट तरह से बनाए जाने की वजह से हम कह देते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इन द सेंस के कोई एमसीक्यू आता है तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और टाइप जो है दैट मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन, राइट। मिसाल के तौर पे डिफरेंट टाइप्स जो है, अगर कोई एग्जांपल्स आप कहें तो उसमें ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो एक कैपेसिटर होता है। डिफरेंट टाइप्स में अब नाम से लग रहा है पैरेलल प्लेट्स, मतलब इसके अंदर जो प्लेट्स होंगी वो पैरेलल प्लेट्स होंगी, इस तरह से बनेगा। इसके अलावा अगर पैरेलल तो फिर सर्कुलर प्लेट्स भी होती हैं, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर भी होता है, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, उसमें सिलेंड्रिकल टाइप उसकी शेप होती है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है,
तो इन द सेंस कि कैपेसिटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स, इट मीन्स कि इसकी जो बनाने का तरीक़ाकार है वो कैसा है, उसको किस तरीके से बनाया गया है, जबकि उसका जो प्रिंसिपल या जो डेफिनेशन है वो अभी भी वही है कि इट स्टोर्स एनर्जी विच इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये बात आपने नोट कर ली। अच्छा, अब ये है कि डिफरेंट टाइप्स में मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हमारे सिलेबस में जो हमने स्टडी करना है या जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल में लिखा है। सर्कुलर प्लेट है लेकिन अभी यहाँ हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को हम स्टडी नहीं करेंगे, या और डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको अब यहाँ पे जो है स्फेरिकल एक टाइप होती है तो उनको अभी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ताकि हमें इसका मैकेनिज़्म समझ आ सके, इसका तरीक़ाकार समझ आ सके कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोर करता है, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे फैंस हैं, मोटर्स हैं, ठीक है, गाड़ी के जो वाइपर्स होते हैं उसमें। अब कैपेसिटर जो है बेसिकली इसमें बहुत जल्दी बहुत सारी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, और अगर हमें कहीं ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा एनर्जी की एकदम से, जैसे जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑन होने के लिए उसकी जो मोटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमें एकदम से चाहिए होता है। ठीक है ना, तो एकदम से इतना ज़्यादा करंट या इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो जो हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है उससे प्रोवाइड नहीं होती, वो फिर हम दरमियान में कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर वो बहुत सारी एनर्जी एकदम से जब उस मोटर को मिलती है तो वो मोटर तभी परफॉर्म कर सकती है जब उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा करंट मिले। तो इस तरह से कैपेसिटर जो है वो बीच में एज ए स्टोरेज काम करता है। ठीक है, जितनी भी किस्म की मोटर्स हैं, आम तौर पे मोटर्स में से पहले हमेशा कैपेसिटर्स वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं, क्योंकि मोटर जो है ये एक हैवी करंट इसको चाहिए होता है, राइट, इसकी फंक्शनिंग के लिए। तो वहाँ पे फिर कैपेसिटर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो उसने अपने अंदर स्टोर की होती है उस एनर्जी को एकदम से वो प्रोवाइड कर देता है उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, फिर वो ऑपरेट करता है। इस तरह गाड़ी के वाइपर्स हैं, उनमें भी कैपेसिटर होता है। जब कैपेसिटर एक दफ़ा फुली चार्ज होता है और उसके बाद वो एनर्जी सप्लाई करता है वाइपर्स को, तो वो वाइपर जो है वो मूव करते हैं इस तरह डिफरेंट स्पीड्स में। इसका मतलब है कि वो जो कैपेसिटर्स उसके साथ लगे हैं वो डिफरेंट जो है वो एनर्जी के हैं, जिससे उस वाइपर की डिफरेंट स्पीड्स जो है ये हो सकती हैं। बहरहाल ये जो कैपेसिटर है दैट स्टोर्स एनर्जी, और उसमें फिर हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, राइट। ये हमारे पास लेट्स से कि एक प्लेट है और ये हमारे पास जो है ये दूसरी प्लेट है। अब जो इसमें आपने याद रखना है कि जब हम इसमें ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये जो प्लेट्स है ना, बेसिकली ये जो प्लेट है ये मेटल प्लेट है, राइट। यहाँ पे एक और वर्ड जो है वो आप लोग ऐड कर लें, ये पैरेलल मेटल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो ये दोनों प्लेट्स, अगर मैं इन दोनों प्लेट से अगर मैंने कैपेसिटर बनाना हो तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों मेटल हैं। और मज़ीद इसके साथ अगर मैं एक और वर्ड भी ऐड करूं जो कि आपके MCQs के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, तो वो ये होगा कि ये न्यूट्रल मेटल प्लेट्स होंगी। न्यूट्रल मेटल प्लेट होनी चाहिए, मेटल भी है और ये न्यूट्रल भी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कैपेसिटर। जब हमने कैपेसिटर बनाना है तब इन दोनों प्लेट्स का न्यूट्रल जो है वो होना ज़रूरी है। न्यूट्रल जो है आप समझ रहे होंगे, न्यूट्रल इन द सेंस कि इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होगा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस प्लेट एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ऑन दिस प्लेट आर इक्वल, आर सेम, देयर इज़ नो चार्ज ऑन दिस प्लेट। इसी तरह ये जो प्लेट है दूसरी, इस प्लेट के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो एक जैसी है, तो इस प्लेट के ऊपर भी कोई जो है वो चार्ज नहीं है। ये और ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये न्यूट्रल हैं, ठीक है। एक ये बात होगी दोनों। अच्छा, अब इसको अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं, चलें यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ। नंबर 1 कि हमारे पास सबसे पहले जो है ये होनी चाहिए न्यूट्रल मेटल प्लेट्स, राइट, जिससे हम कैपेसिटर बनाने वाले हैं। एक बात। दूसरा ये
कि इन प्लेट्स का जो साइज़ होता है, जो इसकी जो डायमेंशन होती है, जो लेंथ इनटू विड्थ होती है, वो एक जैसी होनी चाहिए। टू प्लेट्स मस्ट बी ऑफ सेम डायमेंशंस। अब वर्ड जो डायमेंशन मैं कह रहा हूँ, तो डायमेंशन मीन्स के लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है ना, लेंथ विड्थ एंड हाइट जो भी है एक प्लेट का, वो दूसरी प्लेट का भी वही होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो दोनों प्लेट्स की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ समझने के लिए अगर मैं बनाऊँ तो वो ड्राइंग की वजह से कुछ हो सकता है कि कोई प्लेट आपको लगे कि जैसे थोड़ा सा बड़ी है और दूसरी प्लेट छोटी, ऐसा नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि दोनों प्लेट्स की जो डायमेंशन है ये सेम होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत कम होनी चाहिए। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी वेरी स्मॉल, ठीक है ना, बहुत कम होनी चाहिए सेपरेशन। अब कोई पूछे कि कितनी कम होनी चाहिए, तो उसके लिए वैसे हम ये कह सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट्स। ये कह सकते हैं कि आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं, मतलब कि अगर ये सोचते हैं कि कितना कम स्पेस होनी चाहिए, तो प्लेट के साइज़ के मुकाबले में ये जो स्पेस है वो बहुत कम होनी चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि स्पेस का अफेक्ट होता है इसमें स्टोर होने वाली एनर्जी के ऊपर। तो स्पेस कम करेंगे तो उसका, और स्पेस ज़्यादा करने से जो अफेक्ट है उससे आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो इन दोनों प्लेट से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। नंबर 4 पे अब जब हमने इसको चार्ज करना है, अब जब हमने इसमें एनर्जी का स्टोरेज करना है, स्टोरेज प्रोसेस करना है, एनर्जी इसमें हम चाहते हैं कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो, तो फिर हमें एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स जो है वो हमें चाहिए, बैटरी चाहिए, ऑल्टरनेटिंग सोर्स चाहिए, कुछ भी जो है वो हमें एक सोर्स चाहिए जो इसको वोल्टेज जो है वो दे सके। तो उस सोर्स की मौजूदगी में फिर ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ये 4 बातें बच्चों नोट कर लें आप लोग कि ये चारों बातें जो हैं इस कैपेसिटर के जो इसका फंक्शन अभी स्टार्ट होगा उससे पहले आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। 2 न्यूट्रल प्लेट्स ऑफ सेम डायमेंशंस, स्मॉल सेपरेशन, और हमें चाहिए एक एक्सटर्नल सोर्स। अब हम ये करते हैं जो कि इन दोनों प्लेट्स को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली प्लेट भी और ये वाली प्लेट भी एक एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट हो गई ताकि इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। अभी आप लोग देखें बच्चों कि अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों प्लेट्स को इस सोर्स के साथ, और ये जिस सोर्स के साथ मैंने कनेक्ट किया है इस सोर्स का जो ईएमएफ है, शायद ईएमएफ का वर्ड आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सम वोल्टेज कह लें अभी आप ईएमएफ के वर्ड से, ऑफ सम वोल्टेज, राइट। ईएमएफ तो अभी हमने आगे पढ़ना है, तो ईएमएफ मींस वोल्टेज, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इट हैज़ सम वोल्टेज, राइट, लेट्स से वोल्टेज, दिस बैटरी हैज़ सम वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और समथिंग, इट इज़ V, ठीक है बच्चों। इस बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट समथिंग, इट हैज़ सम वोल्टेज। तो इस बैटरी को हमने इन दोनों न्यूट्रल प्लेट्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छी तरह से समझ आ गई, ठीक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ओके जी, तो बच्चों अब ये होगा कि जैसे ही हम ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे दोनों मेटल प्लेट्स के साथ, तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि दिस मेटल प्लेट हैज़ सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मेटल प्लेट के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हैं भी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको इसमें से निकालना भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। तो बच्चों इमेजिन करें कि जब इस मेटल प्लेट में से एक इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से निकला, क्यों निकला? क्योंकि ये जो बैटरी है इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इस मेटल प्लेट से उठाएगा
और इस वायर्स के थ्रू इसमें से गुजर के दोबारा इस मेटल प्लेट के ऊपर ले आएगा। लेट्स से कि इस मेटल प्लेट में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ फिर इस बैटरी में से गुजर के आगे इस तरफ और फिर इस तरफ और इस प्लेट पर आ गया, राइट। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ इस पाथ में से मूव करता हुआ बैटरी में से गुजरता हुआ इस प्लेट पर आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कम हुआ है अब ये प्लेट जो है अब ये न्यूट्रल नहीं रही, जो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि ये न्यूट्रल होगी। अब ये प्लेट न्यूट्रल नहीं है। अब इस प्लेट में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन के कम होने का मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा हो गया। और वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ से आता हुआ इस प्लेट के ऊपर आ गया। तो इस तरह से मजमूई तौर पे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब देखें ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, जब ये दोनों प्लेट्स, एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि जब ये दोनों प्लेट्स अभी न्यूट्रल थी, अभी ये चार्ज इधर मूव नहीं हुआ, अभी ये दोनों प्लेट्स लेट से अभी ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है, ठीक है। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो ज़ीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस याद आया आपको? आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एक तरफ चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो, एक तरफ कम हो, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। अभी ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं, तो दोनों न्यूट्रल प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो ज़ीरो है। अभी इनके दरमियान कोई ना इधर कोई चार्ज है ना इधर कोई चार्ज है। तो अगर ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। सिंपल ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात जो भी मैंने की कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव। क्या बच्चों, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। सोचें कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गया, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद अब दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो रहा? सोच लिया आप लोगों ने? यस, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा कि अब इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान अब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं है। कुछ हो गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस की कोई वैल्यू है जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी, उस पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, अब ये होगा बेटे, क्योंकि हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई किया, ये बैटरी तो लगाई हुई है, ये तो बैटरी क्या करेगी? मज़ीद यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगी, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से मूव करता हुआ इस पाथ के थ्रू आ जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पे फिर चार्ज आ गया, एक यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो गया और यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो गया। ठीक होगी बात बच्चों? ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी साथ साथ आप देखें कि जब इस बैटरी ने पहला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में से निकाला था तो इस बैटरी को कम वर्क करना पड़ा, ठीक है ना, इसलिए कि उस वक़्त दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थीं। जब इस बैटरी ने सेकंड इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट में से निकाला तो दैट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इस बैटरी को थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी पहले से। सोचें भला क्यों? इसलिए कि अब ये प्लेट थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन को हटाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से निकाल कर इस बैटरी ने इस प्लेट के ऊपर लाकर जमा किया तो इस बैटरी की एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को लाने से ज़्यादा इस्तेमाल हुई। इस तरह आगे सोचें आप लोग, यहाँ से जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मजमूई तौर पे अब इस प्लेट के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद हैं। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी इस बैटरी को। आप निकाल तो लेगी ये बैटरी, अब यहाँ से तीसरा चार्ज भी आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से मूव करके इस तरफ आ जाएगा, 3 चार्जेस हो गए। तीसरे चार्ज के लिए एनर्जी मज़ीद ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ी, फोर्थ के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ी, फिफ्थ के लिए, और इस तरह ग्रेजुअली जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा
कि इस पूरी प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते रहेंगे और इस प्लेट के ऊपर आकर वो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट में से जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर आएंगे, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगी ये वाली बैटरी, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज आपने लगाया है, वो सोर्स ये काम करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा इधर से इधर, उठाएगा इधर से इधर, इधर से उठाएगा इधर, इधर से उठाएगा इधर, इधर से उठाएगा, ऐसे डिपॉजिट करता जाएगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस ऑन दिस प्लेट ए, फ़र्ज़ कर लें इस प्लेट का नाम ए रख लेते हैं और इस प्लेट का नाम बी रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट ए इक्वल्स नंबर ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट बी। अच्छा बच्चों, एक तो ये भी एमसीक्यू बन गया जो आपने याद रखना है कि चार्जेस सेम है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है, कि ये जो बैटरी ये प्रोसेस कर रही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर रही है, ये प्रोसेस भी एक स्टेज पर आकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अब इस बैटरी के लिए किसी भी नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट से अलहदा करना, इस प्लेट से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस सेंस में कि ये प्लेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गई है, ठीक है ना, ये प्लेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट जो होती है, उस इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट होती है, या इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहना पसंद करता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहना पसंद करता है, उसके करीब रहना पसंद करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर रहना पसंद करेगा और उसको वहाँ से निकालना, उसको वहाँ से खींचना इस बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ये बात को। अच्छा, अब मैं इसको कुछ पॉइंट्स की शक्ल में लिख दूं ताकि आप लोग इसको नोट कर लें, आप लोगों को भूल ना जाए, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या हैं? एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया, एक पॉइंट ये बताया कि जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो दोनों प्लेट्स पर सेम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ चार्जेस ऑन बोथ द प्लेट्स इज़ इक्वल, नंबर ऑफ़ चार्जेस दोनों पे सेम है। 10 इलेक्ट्रॉन इधर से गए तो इस पर भी 10। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या दूसरा पॉइंट इससे क्या बना कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज़ सेम। यहाँ से हमें ये पॉइंट पता चल गया कि दोनों प्लेट्स के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, कि कितना चार्ज आया, वो चार्ज की अमाउंट दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम होगी। चार्ज ऑन ए इक्वल्स चार्ज ऑन बी, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात ये कि देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन देयर कम्स अ पॉइंट या सिचुएशन, पॉइंट और सिचुएशन when no electron leaves one plate and deposit on the other। एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस पर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ नहीं जाएगा। और बच्चों इसी पॉइंट को, इसी स्टेज को हम कहते हैं नाउ द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड। ये आप लोगों ने याद रखना। नंबर 4, दिस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कह लें आप। दिस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज़ व्हेन वी से a capacitor is fully charged, alright। ये वो स्टेज है जब हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो चुका है, अब उस कैपेसिटर ने मज़ीद चार्ज नहीं होना, ठीक है। इस स्टेज पर अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें नंबर 5। इस स्टेज पर the potential difference between the plates
of the capacitor is maximum। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप देखिए इस स्टेज पर कि जब इस प्लेट से सारे मैक्सिमम चार्जेस इस प्लेट पर आ गए हैं, मज़ीद कोई नहीं आएगा, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, तो ये बात बच्चों आपने नोट की कि जी कर लें इसको नोट। ओके, तो बच्चों आपने ये देखा कि जब ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थीं, अभी कोई चार्ज नहीं था, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? ज़ीरो। फिर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ चार्जिंग का, तो इस प्लेट से चार्ज इधर शिफ्ट हुए, और जब मैक्सिमम चार्ज शिफ्ट हो गए, सैचुरेशन हो गई, तो उस वक़्त जो इनका वोल्टेज है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? मैक्सिमम। अब इससे ज़्यादा इनका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो ये बच्चों कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। ठीक, अच्छा बच्चों इसमें आखिरी बात वो ये कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है ना, हमारी डेफिनेशन में कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी इसमें कहाँ से आती है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए बच्चों, ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने वर्क डन किया है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा इस बैटरी ने वर्क किया। किस में वर्क किया? कौन सा वर्क किया? इस बैटरी ने वर्क किया, एक चार्ज को इस प्लेट से उठाया, इस पे रखा। ठीक है, फिर इसने वर्क किया, दूसरे चार्ज को उठाया, इस पे रखा। फिर इसने वर्क किया, तीसरे चार्ज को उठाया, इधर से रखा। फिर इसने वर्क किया, इसको यहाँ से उठाया, इधर रखा। अब आप इमेजिन करें कि कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट, राइट। तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के दूसरी जगह के ऊपर ऐसे प्लेस कर रहा है। तो इस बैटरी के बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से इस बैटरी की एनर्जी इस्तेमाल हुई है। ठीक है ना बच्चों, इस बैटरी ने क्या चीज़ की है? इस बैटरी ने किया है वर्क डन। और फिज़िक्स में आप एक रूल याद रखें, दैट इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। व्हेन एवर वर्क इज़ डन देयर इज़ अ चेंज इन एनर्जी। ऑलराइट, तो ये जितना भी बैटरी ये वर्क करेगी, दैट वर्क विल नॉट लॉस्ट। जितना भी बैटरी वर्क करेगी, जितनी एनर्जी ये बैटरी खर्च करेगी, वो एनर्जी लॉस नहीं होगी। अगर वो लॉस हो गई तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों अगर वो एनर्जी लॉस नहीं हुई, जो इस बैटरी ने एनर्जी खर्च की है चार्जेस को इधर से इधर मूव कराने में, अगर वो लॉस नहीं हुई तो वो कहाँ गई? तो वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो गई उन चार्जेस में जो इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर मौजूद हैं। और जो एनर्जी उन चार्जेस में मौजूद होती है, उस एनर्जी के बारे में हम कहते हैं दैट इज़ एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो ये वो एनर्जी है जो बैटरी की खर्च होगी, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी जो यूज़ होगी चार्जेस को शिफ्ट करने में, तो वो चार्जेस के अंदर मौजूद है। जब तक वो चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट तक आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेबल हैं, तब तक इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी मौजूद है। वो एनर्जी एक्चुअली इन चार्जेस के अंदर मौजूद है, जो चार्जेस यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोग याद रखिए कि आप लोग कैपेसिटर जो है दैट स्टोर्स एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर इसकी इक्वेशन लिखते हैं इस जगह पे। ओके जी, तो अब जो इसकी जो इक्वेशन है उसको लिखने के लिए मैं ये कहता हूँ अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट से कि अभी मैंने आप लोगों से वो पॉइंट्स भी लिखाए हैं कि दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज सेम है। लेट Q इज़ the amount of charge stored on any of the plate of a capacitor। ये बच्चों वैसे तो दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी सेम है। मैं अज्यूम करता हूँ कि एक प्लेट के ऊपर चार्ज Q है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा
वो भी Q ही होगा, ये वाला चार्ज प्लस होगा और यहाँ जो चार्ज होगा वो माइनस होगा, व्हाटएवर। तो जो भी होगा उसको, उस टोटल जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है उसको हम कहेंगे Q। ठीक है, तो बच्चों इसके मैं लिखता हूँ कि Q जो है, Q means the charge on one of the plates of a capacitor is proportional to V। अब ये V क्या है? इस V को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो याद रखें, ये MCQ भी आ सकता है। व्हाट इज दिस V? इस V का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इस V को आपने ये वाला V हरगिज़ नहीं समझना, दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ सोर्स वोल्टेज, वो और है। इस V से मुराद है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो ग्रेजुअली बिल्ड होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे Q बिल्ड होता है, जैसे जैसे इस एक प्लेट के ऊपर चार्ज बिल्ड होता है, वैसे वैसे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बिल्ड होता है। और देखें यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन यूज़ किया है, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है द चार्ज ऑन अ सिंगल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। ठीक है ना, इस बात को आप समझ रहे हैं ना, ये मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है। तो जितना एक प्लेट के ऊपर चार्ज बिल्ड करता है, वो चार्ज बिल्ड करने से प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। तो उस वजह से इन दोनों Q और V क्वांटिटी जो हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से अगर हम रिमूव करें, इक्वल साइन, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो वो मैंने लगाया है C। ठीक है, तो C जो है दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसका एक नाम है और इस पर ही मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, C इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as capacitance, known as capacitance, right? तो अगर हम इसकी बात करें या इसको डिफ़ाइन करें कि कैपेसिटेंस जो है ये क्या चीज़ है, तो बच्चों कैपेसिटेंस जो है अगर इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ जाए, आपसे अलहदा से पूछा जाए कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, तो कैपेसिटेंस जो है बेसिकली ये किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी है या एबिलिटी है, या आप यूँ कह लें इसको अगर मैं लिखूँ तो एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, राइट। ये किसी कैपेसिटर की मैक्सिमम जो है ये कैपेसिटी है कि कोई कैपेसिटर जो है वो कितना जो है वो चार्ज को जो है वो स्टोर कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं C इज़ इक्वल टू Q बाय V। नोट कर लें इसको, C जो है इस इक्वेशन से अगर C निकालना पड़े तो C जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू Q ओवर V। तो बच्चों C जो है उसको आप यूँ भी कह लें कि C जो है दैट इज़ एक्चुअली रेशियो ऑफ चार्ज built on the plate of capacitor and the potential difference between the plates of capacitor। ठीक है जी, नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैंने इसको अरेज करना है, फिर आगे चलते हैं, C की बात करते हैं। ठीक है जी, कर लिया जी नोट, ये वाली साइड ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। चलें इस पर हम बात करते हैं। अच्छा बच्चों याद रखना है आपने कि जो C है वो Q और V से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, C जो है दैट इज़ Q ओवर बाय V, ये तो है, ये तो मैंने लिखा है, लेकिन C का ताल्लुक Q और V से नहीं होगा, राइट। ये आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि ये सर क्या बात कर रहे हैं। देखिए तो ये जो Q और V है, ये जो Q है ये चार्ज है और V जो है ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। याद रखें ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं Q और V ये डिपेंड करती हैं इन प्लेट्स पर, राइट, इन प्लेट्स की डायमेंशन पर। देखें अगर यही प्लेट्स में बड़ी यूज़ करता तो इन प्लेट्स के ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता, राइट। अगर मैं बड़ी प्लेट्स यूज़ करूं, अगर मेरे पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की प्लेट्स हैं, दो फ़र्ज़ कर लें बच्चों, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की प्लेट्स हैं,
तो उसके ऊपर Q स्टोर होगा, और जब Q स्टोर होगा तो V की वैल्यू भी खुद ही बन जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बन जाएगा। अब जो अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह अगर कोई और प्लेट यूज़ करूं, मसलन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की 2 प्लेट्स यूज़ करूं, तो अब आप सोचें कि उन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा एक प्लेट से दूसरी पर, वो 1 वाला होगा या ज़्यादा होगा? सोच लें, ज़्यादा होगा डेफिनेटली। सोच रहे हैं ना आप लोग कि अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट्स अगर मैं यूज़ करूं तो उस पर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। अब अगर उस पर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो डेफिनेटली उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो उन दोनों प्लेट्स का C डिफरेंट होगा। ठीक होगी ना बात? तो Q और V दोनों डिटरमिन होते हैं इन प्लेट्स की डायमेंशन से, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में कुछ पॉइंट्स लिखे थे। तो C जो है दैट एक्चुअली डिपेंड्स on number 1 dimensions of plate, number 2 separation between plates, और number 3 medium between plates। ये जो 3 चीज़ें हैं जिस पर एक्चुअली C जो है ना कैपेसिटेंस, कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो बेसिकली इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इसको, इन तीनों फैक्टर्स को तो मैं डिस्कस करूँगा लेक्चर 21 में ज़्यादा डिटेल में। फिर ये लेक्चर जो है ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैंने इसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया। बस आप ये याद रखें कि C जो है दैट इज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कैपेसिटेंस, डेफिनेशन, और इसकी डिपेंडेंस फ़िलहाल इस लेक्चर में याद रखें कि इन तीनों फैक्टर्स पर है। छोटी सी एग्जांपल तो मैंने दे दी आपको कि प्लेट्स का साइज़ चेंज करें तो Q चेंज हो जाएगा, V चेंज हो जाएगा, तो फिर C चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि Q अपॉन V C, Q बढ़ गया, V बढ़ गया, C बढ़ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो उसके बाद आते हैं इसके यूनिट्स पे, और आज के लेक्चर में यूनिट्स पे इसको कंक्लूड करते हैं, फिर लेक्चर 21 में फिर दूसरी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाना हमने। तो जो इसके जो है वो कंक्लूड या अगली बात हम इसके करते हैं यूनिट्स पे। तो कैपेसिटेंस जो है, जो कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स हैं वो हैं फैरेड। तो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरेड। ये वही जो है फैराडे, जो आपने नाम सुना होगा, माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्लेनेशन की थी, इलेक्ट्रिक लाइंस की एक्सप्लेनेशन दी थी, वही फैराडे, उन्हीं के नाम पे इसके यूनिट फैराड। तो यहाँ से अगर हम 1 फैराड डिफाइन करें तो बच्चों यहाँ से 1 फैराड जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों, इसको मैं डिफ़ाइन कर दूं कि अगर इन दोनों प्लेट्स को इस तरह से बनाया गया, फिर से मेरी बात गौर से सुननी है, कि ये दोनों प्लेट्स इस तरह से बनाई गई, इस तरह से रखी गई कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर आने वाला जो चार्ज है वो 1 कूलम है। 1 कूलम इस प्लेट पर, 1 कूलम इस, टोटल 2 नहीं कहना आपने, ये गलती नहीं करनी है MCQ में बिल्कुल। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 कूलम, इस प्लेट पर भी उतना, इस पर भी उतना। 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट हुआ और उसके नतीजे में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्रिएट हुआ। तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी 1 फैराड, राइट? दैट विल बी 1F, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट, राइट? C फॉर कूलम, V फॉर वोल्ट। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई ना कि 1 फैराड का क्या मतलब है? 1 फैराड मीन्स कि अगर कोई कैपेसिटर की प्लेट्स इस तरह से बनी हैं कि वो 1 कूलम चार्ज को होल्ड कर सकती है, और उस 1 कूलम चार्ज के नतीजे में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है उसकी वो 1 फैराड है। चलें आपको 2 फैराड की भी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा आप अपने ज़हन में सोच लें 2 फैराड में फिर ये प्लेट्स ये नहीं रहेंगी, प्लेट्स चेंज हो जाएंगी, प्लेट्स कुछ और तरह हो जाएंगी, उनकी डायमेंशंस में कुछ चेंज आएगी। आई डोंट नो कि वो क्या चेंज आएगी, लेकिन उस चेंज के नतीजे में ये होगा कि 2 कूलम चार्ज स्टोर होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अभी भी 1 वोल्ट होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि चार्ज जो है
2 फैरड के केस में अगर मैं ये कहूँ कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 फैरड है, तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि 2 फैरड का मतलब ये है कि उस कैपेसिटर की प्लेट्स 2 कूलम चार्ज होल्ड कर सकती हैं, और उस 2 कूलम चार्ज को होल्ड करने में दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, समझ आई बच्चों बात की। इसी तरह जल्दी से बताएं 5 फैरड का मतलब क्या होगा। 5 फैरड का मतलब ये होगा कि एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसके इन फैक्टर्स को, इन तीनों फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उसके नतीजे में 5 कूलम चार्ज डिपॉजिट होता है और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, दोनों प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। मैंने एक बार इसका नाम नहीं लिया, इसको नहीं, आपने कुछ इसको कहीं नहीं, ये नहीं लिखना, ये यहाँ कहीं नहीं आया, तो इसको नहीं लिखना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 5 फैरड मीन्स 5 कूलम चार्ज क्रिएट्स 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है इस बात को। तो ये फैरड जो हैं दैट आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। वैसे फैरड जो है ये बड़ा यूनिट है, क्योंकि कूलम जो है वो बड़ी क्वांटिटी है चार्ज की, तो फैरड एक बड़ा यूनिट है। तो इससे आमतौर पे जो है वो छोटे यूनिट्स जो है वो यूज़ होते हैं, तो उसमें फिर हम यूज़ करते हैं जैसे माइक्रो फैरड यूज़ कर लेते हैं आमतौर पे, ठीक है ना, माइक्रो फैरड यूज़ कर लेते हैं, पिको फैरड यूज़ कर लेते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ के लिए। तो बहरहाल उसके साथ जो फैरड है वो तो मस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की जो है वो समझ आ गई। इस लेक्चर में हमने कैपेसिटर जो है उसको अंडरस्टैंड किया, समझने की कोशिश की कि कैपेसिटर क्या है और उसकी डेफिनेशन, उसके यूनिट्स और उससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी बातें हमने इसको स्टडी की। कैपेसिटर के ऊपर बच्चों अभी हमारे 1-2 लेक्चर और होंगे जिसमें हम कैपेसिटर से रिलेटेड दूसरी चीज़ें, जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको डिस्कस करेंगे विद एंड विदाउट मीडियम, कि मीडियम की वजह से इस पर कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और फिर मीडियम में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इस हवाले से कैपेसिटर के ऊपर बच्चों हमारे 3-4 लेक्चर जो है ये होंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ग्रेजुअली स्लो जो है थोड़ा सा इसको बताऊँ। 40-45 या 35 मिनट का एक लेक्चर हो, ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट जो है वो आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छा सा प्रिपेयर करें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखें। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर जो है वो मुझसे पूछें, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 21 में। अल्लाह हाफिज़।